हे गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास सिंगल अदर वे। अब तुम्हारा हिस्ट्री एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द आईएन इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर देंगे। वैसे ही चैप्टर काफी छोटा है, लेकिन ना जितना इसका सिलेबस कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, उतनी चीजें कम समझ में आती। क्यों? क्योंकि इतना वो है ना कि अच्छा ये पढ़ लो, 4 पेज छोड़ दो, फिर ये पढ़ लो, 2 पेज छोड़ दो, ये पढ़ लो, तो इसलिए काफी बोरिंग लगता है चैप्टर, समझ नहीं आता। लेकिन चैप्टर एक्चुअल में काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर इंडिया में इतनी कोई फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह नहीं हुई तो क्या बाहर भी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है, बाहर फ्रीडम स्ट्रगल हुई। वो किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने। ठीक है। 1897 में ही वॉज बॉर्न। अब ये सब चीज़ें तुम्हारे आसपास सिलेबस में नहीं है और बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, इसलिए मैंने पूरी टाइमलाइन बना रखी है। तुम इसको एक एक चीज़ देखोगे सब समझ आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है यार कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या चीज़ है। अब देखो 1920s में ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद 1920s में एंड 1922 में जब बंद कर दी गई, एब्रप्टली कॉल ऑफ कर दी चौरी चौरा की वजह से, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया गांधी जी को कि आपने गलत किया, ये सब चीज़ें करके। एंड 1930s में ही स्टिल पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज दे ऑल वांटेड ना कि इंडिया फ्री हो एंड ये वो, एंड इट वाज द बिगेस्ट नेशनल स्ट्रगल्स ऑफ दैट टाइम। सो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड 1938 में उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया कांग्रेस का। ठीक है। एंड यूनानिमस वोटिंग मिली, सब ने जो कांग्रेस के लोग थे उनको वोट करा। एंड दैट वाज अ बिग थिंग। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। ठीक है। लड़ाइयां हो जाती थी कौन बनेगा, सब ने उनको वोट करा। दिस वाज यूनानिमस। ठीक है। तब यहाँ एक चीज समझ लेते हैं। एक चीज हमें समझनी जरूरी है कि यहाँ पर क्या होता है यार कि गांधी जी जो थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी काफी डिफरेंट थी। लाइक दे वांटेड इंडिया टू बी फ्री बोथ, लेकिन बात ये थी कि गांधी जी वाज लाइक अहिंसा, मारना नहीं है, एक काल पे मारे दूसरा आगे करो, ये सब। एंड जो नेताजी थे ही वाज लाइक अ वायलेंट टाइप, वायलेंट इन द सेंस कि हमें आज़ादी छीननी पड़ेगी, हमें मिलने नहीं वाली। ठीक है। हम ऐसे मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, हमें छीननी पड़ेगी, एंड वायलेंट तरीके से जैसे भी हमें छीननी पड़ेगी वो सब चीज़ें। तो गांधी जी जैसे चाहते थे कि छोटी छोटी मतलब सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बन जाए, इतना ही बहुत है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सुभाष चंद्र बोस वाज अ बिग इनोवेटिव एंड ऐसा सोचने वाले कि उन्होंने ऐसा पहले ही सोच लिया था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होनी चाहिए इंडिया, तभी इंडिया बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो कर पाएगी। सो ही वाज नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट आज़ादी, उसके बाद का भी बहुत सोच के रखा था। ठीक है। तो यहाँ पे 1938 में सब उन्होंने काफ़ी काम वगैरह किए, काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये वो कांग्रेस के, काफ़ी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद 1938 में ये हो गया। एंड 1939 में उनको फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया। 1 साल बाद होती है ना मीटिंग हर साल। ठीक है। हमने पता है कांग्रेस की। तो जब 1939 में उनको बनाया गया तो अब गांधी जी और उनका क्लैश हो रहा था। एंड गांधी जी डो नॉट वांटेड कि सुभाष चंद्र बोस फिर से सीट ले लें, फिर से एक प्रेसिडेंटशिप उनको मिल जाए। सो ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। उन्होंने अपना बंदा खड़ा किया, इन टाइप तुम कह सकते हो। बट स्टिल सुभाष चंद्र बोस वॉन द इलेक्शन। ठीक है। फिर से वो कांग्रेस के अंदर का जो इलेक्शन था प्रेसिडेंटशिप का, वो फिर जीत गए। ठीक है। गांधी जी काफ़ी ऑफेंडेड हुए एंड गांधी जी ने अपोज किया कि मतलब मेरे कंटेस्टेंट की हार है, सुभाष चंद्र बोस के ओपोनेंट की हार मेरी हार है, बेसिकली ही सेड लाइक दैट। तो ऐसे थोड़ा बहुत प्रेशर डाला गया एंड ये वो चीज़ें करके उनको रिजाइन कर दी। मतलब फिर उनके जो बंदे थे वो भी उधर चले गए एंड ये वो चीज़ें हुई। तो अप्रैल 29, 1939 को उन्होंने बॉस ने रिजाइन कर दिया वापस से। ठीक है। सो यहाँ पर ही फेल्ट के यार कोई ज़रूरत है कि सब यहाँ पे मतलब एक ही साइड वाले, हमें इनकी दूसरी साइड के लिए भी एक पार्टी बनानी चाहिए कि कांग्रेस में भी जो अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं वो मतलब वो भी रिप्रेजेंट हो ना, सिर्फ गांधी जी की ना हो या सिर्फ एक ही साइड ना हो। ठीक है। तो दूसरी जो थी उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, सिंपल। ठीक है। जो दूसरी बनी उसके कांग्रेस के बीच में उसे फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कम्युनलिज्म को फॉलो करती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। कम्युनलिज्म क्या होता है? इज लाइक के कम्युनिटी बना के उसमें सरकार के हाथ में सब कुछ होगा, कम्युनिटी ड्रिवन चीज़ें होंगी। ठीक है। एक ही कम्युनिटी है उसमें सब कुछ। जैसे सोशलिस्ट और कम्युनलिज्म इतनी डिटेल में आपको नहीं जानना, लेकिन सिर्फ इसके बेसिक में समझो। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्या इनके ये एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्या? लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया विद सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ सेक्टर। लिबरलाइजेशन, आज़ादी पूरा ऐसे हो जाए हम, ठीक है, आज़ाद या फ्री तुम एक सही वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो लिबरलाइजेशन हो इंडिया की सबसे पहला मेन कॉज। मतलब उनके एंटी बनाई, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई उनके बिल्कुल विरुद्ध काम करने लग जाओ, इंडिया ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाओ, नहीं। ऑब्जेक्टिव मेन तो वही है सबसे पहला। ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट स्टेट बनाना, आज़ादी के बाद सोशलिस्ट स्टेट। क्या? सोशल स्टेट। अब ये थोड़ा ऐसा होता है कि एक सोशल ऐसी चीज़ जिसमें पूरी पावर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट पूरा इंटरफेयर करेगी, सब कुछ करेगी। क्यों करेगी वो भी बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन। सोशलिस्ट लाइन्स में ले आए किसी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, मतलब कि जो सरकार के हाथ में हो जाएगी ये दोनों चीज़ें सबसे पहले। तो सबसे पहले क्योंकि सबसे बड़ी यही है क्या? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। क्यों? अभी सरकार के हाथ में अगर नहीं होगी, प्राइवेट, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत नीचे हो गए। सोशलिस्ट लाइक के सबको इक्वल कर देना और थोड़ी देर मतलब ऐसा लाइक। ठीक है। थोड़ा ये रखना। तो इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सोशलिस्ट लाइन्स में लेकर आना। ठीक है। ये करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा ना, सबको इक्वल मिलेगा एंड ऑल दोज थिंग्स।
एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है, इसे हम तो ये क्या लिखा है, लैंड लॉर्डिज्म भी बोलते हैं हम, ठीक है, कई बुक्स में लैंड लॉर्डिज्म दिया हुआ है, तो इसका एबोलिशन जमींदारी सिस्टम का। अब तुम कहोगे भैया इससे क्या मतलब, कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना उस टाइम पे ऐसे कलेक्ट करते हैं रेंट वगैरह, किराए पे जगह देते हैं वहाँ पे, मतलब हम पहले तो किराया भी भरो, रेंट भी भरो, और ये वो चीज़ें बेचोगे तो बहुत कम प्राइस मिलेगा, वो सब उसका एबॉलिशमेंट कर देना, ठीक है, उनकी मतलब पूरी हेल्प करना वगैरह। एंड थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम, जो कि मतलब ये वाली सरकार के हाथ में होगी, हम नहीं तो अभी तक ब्रिटिश वगैरह पे डिपेंडेंट है वो, वैसे नया मॉनेटरी सिस्टम लेके आना। उसके बाद फ्रीडम इन मैटर ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स, जो रिलीजियस वर्शिप है उन पे करना, बिकॉज अब देखो इंडिया में अगर जनरली तुम बोलते हैं कि सोशलिस्ट कंट्री बन जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, कम्युनलिज्म हो जाए, तो ये नहीं मानते। ये पॉइंट ऐड करने पे कुछ मासेस जुड़ी या फिर लोग जुड़े, क्यों? क्योंकि जैसे अब चाइना वगैरह जैसी कंट्रीज में उस टाइम पे होता था कि भैया कम्युनलिज्म ये वो, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, ज़्यादा करने नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा वेरिंग तुम रिलीजन्स नहीं देखोगे, बहुत ज़्यादा वेरिंग लैंग्वेजेस और कल्चर्स नहीं देखोगे, एक ही कल्चर है वही पूरा चल रहा है, ठीक है, बेसिकली ऐसा है। तो इंडिया देखो 1857 के रिवोल्ट में भी यही मेन गलती थी कि रिलीजन को छोड़ दिया, तो उनको पता था कि रिलीजन को अगर हमने नहीं बताया, एक्स्ट्रा एक क्लॉज ऐड नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी, तो उन्होंने पहले ये कर दिया था, ठीक है। ही वॉज अ लाइक थिंकर, फ्रीडम इन मैटर ऑफ रिलीजियस वर्शिप। उसके बाद एक और कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ऑटोनॉमी दी जाएगी, वही कि ऐसा ना लगे लोगों को कि हम उनसे मतलब उनके सारी ये सब कल्चर वगैरह छीन लेंगे, तो ये सब नहीं है, हमारा मेन मोटिव ये है, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमें समझ आ रहा है, ऑल राइट, आई होप सो, ठीक है, ये सब चल रहा है एंड उन्होंने फॉरवर्ड लीग वगैरह सब बनाई और ये सब चल रहा है। लेकिन 1940s में ही वर अरेस्टेड बाय द कांग्रेस, ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, एंड उनको भी मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ आ रही थी कि यार ये बंदा शांत नहीं बैठेगा, ये बंदा कुछ ना कुछ कर देगा हमारे खिलाफ, एंड लाइक बाकी कांग्रेस के लीडर्स को नहीं, सिर्फ इनको मतलब इनको अरेस्ट कर लिया गया 1940s में, बट इन्होंने फिर मतलब भूख हड़ताल कर दी जेल के अंदर ही, एंड उनकी बुरी हुई हेल्थ देखते हुए और उनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी इंडिया में, तो उनको देखते हुए उनको रिलीज़ करना पड़ा, हाउस अरेस्ट पे रख दिया उन्होंने कि वो घर पे रहो अपने और हाउस अरेस्ट पे रखो, ठीक है। जुलाई में ये सब हुआ, एंड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5-6 महीने बाद ही, 5.5 महीने बाद जनवरी 1941 को वो क्या हुआ, वो भाग गए, ठीक है, एस्केप्ड होम, वो घर से भाग गए, कहाँ भाग गए, घर से भाग गए, लाइक पहले पेशावर गए, वहाँ से फिर रशिया गए, रशिया से जर्मनी नहीं मतलब हाँ मतलब बर्लिन वगैरह वाली साइड पूरा मतलब घूमे, वहाँ पे लोगों से कनेक्शंस बनाने। एंड ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी तुम्हारे चैप्टर में नहीं है कि हिटलर से भी मिले थे, एंड वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, इफ़ यू नो मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने देखी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ पे 1941 में जब वो भाग गए, बाहर की कंट्रीज़ में एक और चीज़ हो रही थी, क्या चीज़ हो रही थी, यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई थी, समझ आ रही है क्या? वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। तो उसके साथ साथ एक और कि IIL की स्थापना होने लगी। IIL का आइडिया राश बिहारी बोस जी के दिमाग में आ गया था। राश बिहारी बोस वाज आल्सो एन इंडिया फ्रीडम फाइटर, लेकिन उनको भी ऐसे अरेस्ट वगैरह कर लिया था, तो इसलिए उनको वहाँ भागना पड़ा था। वो भी मैंने इंडिया छोड़ के आए थे कि निकल गए थे, राइट। सो IIL की आइडिया किसके पास आया था? राश बिहारी घोष। IIL इज व्हाट, लोग को पता नहीं लगता। INA और IL में डिफरेंस है क्या? इंडियन IIL, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये तुम्हारी बुक में आई डोंट थिंक ज़्यादा तो कुछ दे रखा है, तो मैं भी सिलेबस को स्टिक ही करता हूँ या बट फिर तुम्हें थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। राश बिहारी बोस ने थोड़ा, घोष नहीं है, बोस है, ठीक है, BOSE, ऐसे स्टार्ट किया था। इसका मतलब आइडिया आया था उनके दिमाग में, उन्होंने पूरी मीटिंग्स वगैरह रखवाई। वो सिलेबस में इतना नहीं है कि बैंकॉक की मीटिंग थी, ये था वो था, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हो रहा है 1941 में। अब उसके बाद 1942 में जब देखो बर्मा वगैरह पे अटैक कर दिया गया था, एंड पूरा मतलब क्योंकि ब्रिटिश और जापान की लड़ाई थी, तो ब्रिटिश अटैक कर रहे थे जापान पे और जापान में अटैक कर रही थी ब्रिटिशर्स पे। तो इंडियन जो अब ब्रिटिश की आर्मी थी उसमें तो मेन इंडियंस ही भरे हुए थे, तो इंडियंस को ऐसे जब वहाँ पे गए, वहाँ पे उनको मतलब बंदी बना दिया गया एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर करके। तो वहाँ पे मोहन सिंह ने आइडिया दिया कि INA की क्यों ना स्थापना करी जाए। उन्होंने मतलब ऐसे कहा जापानीज़ लोगों को, जापानीज़ अथॉरिटीज़ को कि हम भी तो ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट है, हमारा भी कुछ वो मतलब उनके साथ बनती वगैरह तो है नहीं, हम तो वो राज कर रहे हैं। तो क्या हो कि अगर जो आपने इंडियंस को बांध के रखा है, बंदी बना के रखा है, उनको आप मेरी आर्मी में मतलब हमारे अंडर कर दो, हम उनमें आर्मी बनाएंगे, वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि INA की स्थापना किसने करी एंड यू नो हु स्टार्टेड, हु इज द फाउंडर ऑफ, तो सुभाष चंद्र बोस मत लिखना, क्या है, मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह मलाया में, ठीक है जी। ये हमें समझ आ रहा है, मलाया इज लाइक न्यू एज मलेशिया के आसपास, ठीक है, मलेशिया में ही मतलब, ठीक है। सो मोहन सिंह INA। राश बिहारी बोस को प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल बना दिया गया था। 1942 की बातें कर रहे हैं अभी हम सिर्फ, यहाँ पे अभी बोस सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे ही है, अभी आए नहीं है जापान में, ठीक है, हम समझ रहे हैं।
तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल बना दिया गया राज बिहारी बोस को। कौन सी काउंसिल? हमने बात करी IIL, ठीक है। और जो तुम्हारी INA है, इनके कौन कमांडर इन चीफ? मोहन सिंह, ठीक है, क्योंकि INA वॉज लाइक एन आर्मी ना, तो उसका कमांडर इन चीफ होता है, तो कौन? मोहन सिंह, ठीक है। इतना आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें तो हो रही है भैया, ठीक है, लेकिन ये जो INA है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ लेते हैं, चलो आगे बाद में करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA क्या है? टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड टू फाइट द ब्रिटिश आर्मी विद मॉडर्न आर्म्स। तो सबसे पहला क्या है कि ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई करना मॉडर्न आर्म्स के साथ। मॉडर्न आर्म्स की सप्लाई कहाँ होगी? इनके एलाइज से। इनके एलाइज कौन है? इनके जापान में एलाई है, तो ऐसे लोगों से होगी, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा, आर्म्ड रेवोल्यूशन इन इंडिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे तो ब्रिटिश का इतना सब है। अब देखो इसी टाइम के अकॉर्डिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इतना तगड़े लेवल पे रिप्रेशन आया, इतने तगड़े लेवल पे मतलब उन्होंने रिप्रेस किया, इतने तगड़े लेवल पे उन्होंने मास फायरिंग करी, यानी ये वो चीज़ें मतलब पूरा दबाने की कोशिश करी मूवमेंट को। तो इतना तो हो गया था कि इंडिया में नहीं मूवमेंट शुरू हो सकती, मूवमेंट बाहर करनी पड़ेगी। तो बाहर किन्होंने ठेका लिया, किन्होंने ये चीज़ करने का शुरुआत करी? जो इंडियंस थे बाय हार्ट, ठीक है, जो इनमें नेशनलिस्टिक फीलिंग थी कि इंडिया के बाहर तो वो खुश थे ना, वो अपना वहाँ पे रह रहे थे, उनको क्या जरूरत पड़ी है वापस इंडिया में आके लड़ने की या कुछ भी। अब देखो सोल्जर्स तो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, लेकिन जो वहाँ पे लोग रह रहे थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, राज बिहारी बोस वगैरह, वो क्यों? क्योंकि नेशनलिस्टिक फीलिंग थी, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया वालों ने ये जिम्मा उठाया कि स्पेशली वहाँ पे जो इंडियंस रहते थे, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने आकर किया कि ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्री इंडिया की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी स्थापना करेंगे। अच्छा, अब ये क्या 1942 की बात हो रही थी। 1943 में उनको इनवाइट कर दिया गया, ठीक है, IIL में नेताजी आ गए, ठीक है, जुलाई के अगस्त अक्टूबर में नेताजी आ गए, और उन्होंने बच्चों को लगता है कि पहले क्या किया था कि INA के वो मतलब मेन हेड बने, कमांडर इन चीफ नहीं। पहले क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो देखो आई होप तुम्हें दिख रहा हो, ये है INA और इसकी बहुत बड़ी है IIL, ठीक है। INA इज एन आर्मी, उसके बहुत पूरा ऐसा यूनिट जो काउंसिल वगैरह वो IIL है उसका पार्ट है, ठीक है, ऐसा बेसिकली। तो इसके पूरे के हेड थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यंगून में शिफ्ट कर दिया उन्होंने ये ऑफिस, हेडक्वार्टर्स तुम कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना होगी, जिसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं सुभाष चंद्र जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। तो पहला क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, 21 अक्टूबर 1943 में ये कर दिए गए, ठीक है। आई होप सब कुछ कनेक्ट हो रहा है अब, ठीक है। तो अब ये तुम कहोगे गवर्नमेंट की क्या जरूरत है यार? देखो अब तुम कहीं पे अटैक करोगे जाके, इंडिया की मतलब सरकार वगैरह के वहां से जाएगी, तो इतना टाइम तो होगा नहीं, वहाँ पे इलेक्शन वगैरह कराओ, तुम सब कुछ करो, तो वहाँ पे सरकार ऑलरेडी चाहिए ना कि हमारे ये रूल्स है, हम यहाँ पे रूल ले आएंगे, बाकी तभी तो मतलब मास मूवमेंट होगी और काफ़ी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें या ये हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है तुम्हारा क्या, हाँ 1944 को अब यहाँ पे उन्होंने लड़ाई वगैरह कर दी, एंड वो पूरा ना बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गए थे। किसकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे? इंडिया की तरफ, के जापान की हेल्प से देवर लाइक कि हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर अ टोटल वॉर। इनमें से कोई 3-4 याद कर देना, मतलब आ सकते हैं। तो क्या है इनके ऑब्जेक्टिव? एक तो तुम्हें बता दिया, ये 3 बता दिया। उसके बाद क्या है कि टोटल मोबिलाइजेशन हो जाए, हम अच्छे से यूज कर पाए किस चीज़ का? इंडिया के मैन पावर का, और दूसरा क्या? मनी का, पैसे का और मैन पावर का। किस चीज के लिए यूज करना है? एक पूरी जंग के लिए। यही तो मेन डिफरेंस था। गांधी जी डोंट वांटेड कि लड़ाई हो या ऐसा कुछ, पर उनको अब पता लगे थे इतने साल से कुछ हुआ तो है नहीं, हमें जीतना तो पड़ेगा। सो टोटल वॉर के लिए वो ही वाज लाइक एवरी रेडी कि हमें इंडिया को जिताना, कुछ भी कर सकते हैं। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, मोटो ऑफ द INA वाज यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस, ठीक है, ये सब के लिए वो तैयार थे। अब इसमें एक और फन फैक्ट, फर्स्ट वुमेन रेजिमेंट यहाँ पे बना था, ठीक है, मतलब पहली बार वुमेन को इंट्रोड्यूस किया गया था, अलाउ किया गया था एक अपनी फौज बनाने के लिए, ठीक है, मतलब फौज में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। तो वो किसने तुम कह सकते हो हु वाज द कमांडर ऑफ दैट, ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट बोलते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन, या फिर सहगल, स्वामीनाथन लिखो तुम्हारी बुक में तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन ने उनको कमांडर इन चीफ थी उस चीज़ की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई हो तुम्हें समझ आई हो। इसके बाद अब थोड़ा, वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में ऑलमोस्ट डन हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी के एक और कंट्रीब्यूशन अगर तुम्हें देखना हो तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ना 8 नवंबर 1943 को जब जापान के अंडर था तो उन्होंने इनको दे दिया था, बिकॉज काफ़ी अलाइज वगैरह बन रहे थे एंड ये वो चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे उनको दे दिया गया 8 नवंबर 1943 को। यहाँ पे उन्होंने नाम बदल के जो तुम्हारा था
चेंज कर दिया गया। अब एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट तुम्हारे सिलेबस में आएगा भी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा स्वराज आइलैंड्स कुछ ऐसा है, ठीक है। स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम विक्ट्रीज, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये तुम दोनों में लिख सकते हो कि INA ने क्या काम किया। वैसे तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आई तो ठीक है। स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम एंड विक्ट्रीज, तो कोहिमा और मणिपुर वगैरह को जीत लिया उन्होंने काफ़ी हद तक। एंड वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इंडिया का 19 मार्च 1944 को ट्राई कलर ऑन इंडियन सॉइल, पहली बार जो भारत का झंडा है उसे लहराया, ठीक है। आज़ादी से पहले ही इन्होंने लहरा दिया था, लाइक फर्स्ट टाइम के लिए जो तो पॉपुलर झंडा है, ठीक है, ट्राई कलर वाला। एंड मार्च 1944 को, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ही जापान विड्रॉ कर गया। अब देखो इतना अच्छा चल रहा था, इंडिया वाज बाउंड टू विन एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन 1944 में क्या हुआ यार कि जापान हारने लग गई ब्रिटिश से इन वर्ल्ड वॉर। मतलब इंडिया वाली साइड पे नहीं, पूरी बाकी वाली दुनिया में। पैसिफिक ओशन पे काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई, मतलब काफ़ी कुछ और दिक्कतें हुई, वो हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वगैरह में भी पढ़ेंगे, तो अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जापान ने विड्रॉ कर लिया बेसिकली, वो वापस चलेगी। अब वहाँ पे ना इम्फाल के टाइम पे जहाँ पे ये लोग रुके हुए थे, पहले तो ये बहुत बड़ी गलती थी कि वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था, बट अगर वो रुके थे, मतलब ऐसा माना जाता है, मैं नहीं बोल रहा, अगर क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती, तो जापान की वजह से वो रुके एंड जापान ने विड्रॉ कर लिया। तो उनका पूरा वो हथियार, उनका पूरा सब कुछ, मतलब खाना वगैरह सब खत्म हो रहा था और हथियार वगैरह मैन पावर भी चली गई। सो इट वॉज लाइक वहाँ पर बेसिक तुम कह सकते हो एंड, या फिर INA इससे आगे नहीं जा पाई कभी इंडिया में। और यहाँ पे क्या है कि ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि यहाँ से फिर यंगून में थे, वहाँ से वापस गए जापान वगैरह में सुभाष चंद्र बोस जी, एंड वहाँ से लाइक फ्लाइट में थे जहाँ पे उनका प्लेन क्रैश हो गया इन 1945 एंड ही डाइड अपैरेंटली, ठीक है। मैंने यहाँ पे तभी ऐसा बनाया कि मे बी क्वेश्चन मार्क इज दिस वाज द एंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस और नेताजी, और मे बी नॉट, हु नोज, हमें नहीं पता, ठीक है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट ऑफिशियल चीज़ तो यही है कि लाइक ही वॉज डेड इन द प्लेन क्रैश, ही डाइड ऑन द प्लेन। सो दिस वॉज इट, आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई हो। इससे आगे भी कुछ बहुत हिस्ट्री है, कुछ चीज़ हिस्ट्री में पढ़ाई नहीं जाती, कुछ हिस्ट्री मतलब बहुत ऐसा मानना जाता है कि मे भी हो मे भी ना हो। ये बहुत बड़ा हीटेड डिबेट का मुद्दा है जो मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें कि वॉज नेताजी रियली डेड, या फिर वो गुमनामी बाबा, या फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने कोशिश करी या आज़ादी में वो सब हुआ, वॉज ही अ पार्ट ऑफ दैट। सो या एनीवेज, टेकिंग ऑल द कंट्रोवर्सीज और द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज असाइड, बिकॉज तुम एग्जाम में ये सब नहीं लिख सकते, ठीक है, कि तुम्हें क्या लगता है। मैं बस इतना, अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता था मैं अपेरेंटली तो जरूर लिख के आता था, क्योंकि फिर समझ आता है कि बच्चे को पता है चीज़ें। तो यार दिस वाज इट, आई होप तुम्हें ये समझ आई हो। वीडियो में भी थोड़ी लंबी बन गई हो, मैं आई थॉट कि छोटी होगी। सो या सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सब्सक्राइब।